बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 4 जो कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है वो स्टार्ट किए हैं। इनमें से हमने 8 डिजीज़ कंप्लीट कर लिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये डिज़ीज़ नंबर 9 रेक्टोसील पे है। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने सिस्टोसील पढ़ लिया था। स्टूडेंट, सिस्टोसील के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सिस्टोसील को हम इंटीरियर प्रोलेप्स भी कहते हैं और रेक्टोसील को हम पोस्टीरियर प्रोलेप्स भी कहते हैं। तो ये वही रेक्टोसील है जिसको हम पोस्टीरियर प्रोलेप्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितने भी डिजीज़ पढ़े हैं उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस यूनिट के कि इस यूनिट के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि आप लोगों को जो फिजियोलॉजी है, जो एनाटॉमी है रेक्टम की, वो आप लोग जान पाएंगे। रेक्टोसील को डिफ़ाइन कर पाएंगे। साइंस सिम्टम्स रेक्टोसील की आप लोगों को पता होगी। इसके काजेज़, इसकी डायग्नोसिस और इसकी ट्रीटमेंट आप लोग जान पाएंगे। रिस्क फैक्टर्स, वो लोग जो रिस्क फैक्टर्स पे है रेक्टोसील के लिए, वो आप लोगों को पता होंगी। कॉम्प्लिकेशंस पता होंगी। नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशन भी आप लोगों को मालूम हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो रेक्टोसील की डिफिनीशन क्या है? रेक्टोसील इज़ अ हर्निएशन बल्ज ऑफ फ्रंट वॉल ऑफ द रेक्टम इन टू द बैक वॉल ऑफ द वेजिना। यानी जो रेक्टोसील होता है ये हर्निएशन होता है। हर्निएशन किसे कहते हैं? जो बल्जिंग होता है, यानी जो एक नॉर्मल वाल है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें अगर एक हिस्सा जो है वो उभर जाए, बल्ज हो जाए, इसे हर्निएशन कहते हैं। तो रेक्टोसील भी एक हर्निएशन है। किस चीज़ की हर्निएशन है? रेक्टम की। रेक्टम क्या है? जो लार्ज इंटेस्टीन है उसका जो एनस से पहले का जो हिस्सा होता है, सिग्मोइड कोलोन के बाद और एनस से पहले जो हिस्सा होता है इसको रेक्टम कहा जाता है। रेक्टम का जो फ्रंटल वाल होता है उसमें जब हर्निएशन हो जाती है, जब उसकी बल्जिंग हो जाती है और वो वेजिना के बैक वाल में चली आती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं रेक्टोसील। द टिश्यू बिटवीन द रेक्टम एंड द वेजिना इज़ नोन एज रेक्टोवेजिनल सेप्टम। जो टिश्यू रेक्टम और वेजिना के दरमियान होती है, इस टिश्यूज़ को क्या कहा जाता है? रेक्टोवेजिनल सेप्टम कहा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, MCQ से बन सकती है कि द टिश्यू बिटवीन रेक्टम एंड वेजिना आर कॉल्ड एज। तो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि इनको रेक्टोवेजिनल सेप्टम कहा जाता है। एंड दिस स्ट्रक्चर कैन बिकम थिन एंड वीक ओवर टाइम रिजल्टिंग इन रेक्टोसील। और जब ये जो रेक्टोवेजिनल सेप्टम है ये जब वीक हो जाए, यानी ओवर टाइम ये थिन हो जाए, वीक हो जाए, तो इसके रिज़ल्ट में रेक्टोसील बनती है। डिफिनीशन के बाद स्टूडेंट्स लिखा है कि व्हेन रेक्टोसील्स आर स्मॉल मोस्ट वुमेन हैव नो सिम्टम्स। यानी अगर रेक्टोसील जो है वो स्मॉल हो तब मोस्ट वुमेन्स ऐसे होते हैं कि उनको कोई सिम्टम्स जो है वो नहीं सिम्टम्स फील होते, कोई सिम्टम्स शो नहीं होते। रेक्टोसील में बी एन आइसोलेटेड फाइंडिंग आर अकर एज ए पार्ट ऑफ जनरलाइज्ड वीकनिंग ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स। ये रेक्टोसील जो है या तो एक आइसोलेटिंग फाइंडिंग है, यानी ये आइसोलेटिंग फाइंडिंग मीन्स कि ये सेपरेटली हो सकती है खुद से, लेकिन ज़्यादातर इस तरह होता है कि जब पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं उनकी जनरलाइज्ड वीकनिंग हो जाती है, वो जनरली वीक हो जाते हैं, तो उस टाइम इसके साथ साथ रेक्टोसील भी हो जाता है। अदर पेल्विक ऑर्गन सच एज ब्लैडर, सिस्टोसील एंड द स्मॉल इंटेस्टीन इंटेरोसील कैन बल्ज इनटू द वेजिना लीडिंग टू सिमिलर सिम्टम्स एज रेक्टोसील। दूसरे जो ऑर्गन्स है वो भी बल्ज हो सकते हैं वेजिना में, यानी फॉल डाउन होके वेजिना में आ सकते हैं। उनमें ब्लैडर आ सकती है जिस कंडीशन को हम सिस्टोसील कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टीन भी इस तरह फॉल डाउन होके वेजिना में आ सकती है, इस कंडीशन को एंटीरोसील कहते हैं। और उनके साइन सिम्टम्स जो है वो भी ज़्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं जैसा कि रेक्टोसील के होते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के पिक्चर में आप लोगों को ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें नॉर्मल पेल्विक स्ट्रक्चर है, और जो राइट साइड है इसमें रेक्टोसील आप लोगों को दिखाया गया है कि किस तरीके से रेक्टम जो है वो वेजिना की तरफ हर्निएशन इसकी हो रही है। Causes of rectocele. Rectocele के causes क्या है? Some of the event that may weaken or thin the rectovaginal septum and cause rectocele include कुछ ऐसे इवेंट जिनकी वजह से रेक्टोविजिनल सेप्टम जो है वो थिन हो जाता है और रेक्टोसील बन जाती है वहाँ पे। तो उनमें कौन कौन से शामिल है? विजिनल नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, यानी नॉर्मल जो विजिनल चाइल्ड बर्थ होते हैं, यानी अगर एक वुमेन जो है वो मल्टीपल बेबीज़ को बर्थ देती है तो फिर इसकी वजह से रेक्टोसील की कंडीशन अपीयर हो सकती है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा इस टाइम जब बच्चे पैदा होते हैं और जब वो नॉर्मली वेजिना के थ्रू बच्चे पैदा होते हैं तो प्रेशर इस पे बहुत ज़्यादा आता है। रेक्टम के वाल्स पे ये जो रेक्टोवेजिनल सेप्टम होती है इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाती है। जब ये डैमेज हो जाती है तो इसके बाद रेक्टोसील हो जाती है। ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट लेबर, यानी अगर कोई डिफ़िकल्ट लेबर हो रही है, यानी डिलीवरी जो है वो डिफ़िकल्ट है और लॉन्ग है, तो इसकी वजह से भी यानी सेम वही बात है कि प्रेशर की वजह से होती है। असिस्टेड डिलीवरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान असिस्टेड डिलीवरी है, असिस्टेड डिलीवरी किसे कहते हैं? असिस्टेड डिलीवरी, असिस्टेड विजिनल डिलीवरी भी इसे कहा जाता है, असिस्टेड विजिनल बर्थ भी इसे कहा जाता है। ये एक विजिनल बर्थ होता है जिसमें बेबी को जो फोर्सेप्स होती है स्टूडेंट्स, फोर्सेप्स डिवाइस होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूज़ होते हैं। तो फोर्सेप्स के थ्रू अगर बेबी की बर्थ हुई है फोर्सेप्स की मदद से, तो इस डिलीवरी को कहा जाता है असिस्टेड डिलीवरी, यानी असिस्टेड विजिनल बर्थ या असिस्टेड विजिनल डिलीवरी, जिसमें फोर्सेप्स जो होते हैं स्टूडेंट्स उनकी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं सर्च करके या गूगल पे भी देख सकते हैं। वो ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू बच्चे के हेड जो है उसको पकड़ा जाता है और बाहर की तरफ खींचा जाता है, तो बच्चा जो है वो इजीली जो है उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो इस डिलीवरी के दौरान भी ये जो रेक्टोविजिनल सेप्टम है उन फोर्सेप्स की वजह से इस पे प्रेशर पड़ती है, प्रेशर पड़ने की वजह से ये डैमेज हो जाती है और इस वजह से फिर रेक्टोसील हो जाती है। स्ट्रेनिंग टू पास बावेल मोशन, यानी अगर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जो बावेल मोशंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है पेशेंट, तो उसकी वजह से रेक्टोसील हो सकती है। एडवांसिंग एज एज ओल्डर वुमेन आर मोर प्रोन टू रेक्टोसील, एज जो है वो जब एडवांस हो जाती है, यानी एज ओल्ड एज तक पहुंच जाती है, जब एक वुमेन जो है वो ओल्ड हो जाती है तो वो मोर प्रोन हो जाती है कि उसको रेक्टोसील की फॉर्मेशन हो जाए। क्यों ये इसलिए होती है क्योंकि पेल्विक मसल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, पेल्विक फ्लोर के मसल वो ओल्ड एज में कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इस वजह से ओल्ड एज में रेक्टोसील के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है इसके केस में, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से फोर्स अप्लाई होती है और वो जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाला फीसिस जब पास होता है तो उसकी वजह से भी ये जो वेजिनो रेक्टल जो ये मसल्स होते हैं इस एरिया पे, ये जो सेप्टम होता है इस पे प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से रेक्टोसील बन जाती है। एपिसियोटमी, यानी एपिसियोटमी भी इसकी एक काज है। एपिसियोटमी क्या है स्टूडेंट्स? ए सर्जिकल कट मेड टू इनलार्ज द वेजिनल ओपनिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू अवॉइड इंजरी टू द मदर एंड बेबी। ये एक सर्जिकल कट होता है जिसे एपिसियोटमी कहा जाता है। ये एक सर्जिकल कट होता है जो कि वेजिना के ओपनिंग को इनलार्ज करने के लिए ये कट लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ ये कट लगाई जाती है ताकि बच्चा जो है वो आसानी से वो उसकी डिलीवरी हो सके, ना उसको ना उसके मदर को इंजरी हो। इस वजह से जो वेजिना के ओपनिंग है उस एरिया पे कट लगाई जाती है ताकि जो ओपनिंग है वो इनलार्ज हो सके। इस कट
कटिंग को, इस सर्जिकल कट को एपिसियोटमी कहा जाता है, पार्टिकुलरली इफ़ द कट एक्सटेंड टू द एनस। तो इस कट की वजह से, एपिसियोटमी की वजह से भी रेक्टोसील हो सकती है, लेकिन कब? तब जब ये कट जो है वो एक्सटेंड हो एनस तक, यानी एनस तक जब चला जाए, तो इसकी वजह से जो सेप्टम होती है विजिना और रेक्टम के दरमियान, तो वो उसके जो कॉर्नर्स है वो डैमेज हो जाते हैं, और जब कॉर्नर्स डैमेज हो जाते हैं तो इसकी वजह से फिर वो जो है वीक हो जाता है, यानी अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रेक्टोसील हो जाती है। पेल्विक सर्जरी है, पेल्विक सर्जरी की वजह से भी, यहाँ के पेल्विक सर्जरी की वजह से जो पेल्विक मसल्स की नॉर्मल कंसिस्टेंसी वगैरह थी उनमें फ़र्क आ जाती है, जिसकी वजह से रेक्टोसील बन जाता है। साइन सिम्टम्स अगर हम देखें तो ए सेंसेशन ऑफ प्रेशर विद इन द पेल्विस, यानी पेल्विक एरिया में प्रेशर फील होती है। द फीलिंग दैट समथिंग इज़ फॉलिंग डाउन और फॉलिंग आउट विद इन द पेल्विस, इस तरह फील होता है कि कुछ पेल्विस एरिया में कुछ चीज़ जो है वो फॉल डाउन हो रही है, या फिर फॉल आउटसाइड की तरफ वो फॉल आउटसाइड हो रही है, यानी बाहर की तरफ कुछ निकल रहा है, इस तरह की फीलिंग होती है। लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, वोमिटिंग होती है। बल्जिंग मास फेल इनसाइड द वेजिना, वेजिना के अंदर एक बल्जिंग मास जो है वो फेल्ट होती है। वेजिनल ब्लीडिंग दैट नॉट रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेजिना से ब्लीडिंग होती है ये जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड नहीं होती, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं होती, बल्कि ये जो बल्जिंग टिश्यू है, जो हर्निएशन है जो वेजिना में फॉल डाउन हुई है, इस टिश्यू में टेंडरनेस भी होती है और इससे ब्लीडिंग भी होती है। कॉन्स्टिपेशन होती है, और इसके अलावा फीकल इनकॉन्टिनेंस, समटाइम कभी कभार फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, यानी फीसिस जो है उन पे बंदे का काबू नहीं रहता। लेप इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ए डॉक्टर कैन डायग्नोज रेक्टोसील बाय यूजिंग ए नंबर ऑफ टेस्ट इंक्लूडिंग पेल्विक एग्जामिनेशन। डॉक्टर रेक्टोसील को डायग्नोज करने के लिए नंबर ऑफ टेस्ट कर सकते हैं, जिनमें पेल्विक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। स्पेशल एक्सरे होते हैं जो कि जिनको प्रोक्टोग्राम या डिफेसेग्राम भी कहा जाता है। प्रोक्टोग्राम और डिफेसेग्राम एक ही चीज़ होते हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो प्रोक्टोग्राम है ये एक ऐसी प्रोसीजर होती है स्टूडेंट्स के जिसमें यानी ये जो डिलीवरी होता है उस टाइम ये जो पेक्टोग्राम है स्टूडेंट्स ये उस टाइम भी यूज़ होती है, लेकिन ख़ास करके जो लोअर बावल पोर्शन होती है उनको डिमोनिस्ट्रेट करने के लिए ये एक्सरे जो है ये की जाती है। तो आप लोग ये बात रखें कि डिफेसेग्राम या पेक्टोग्राम अगर किसी एरिया पे आ जाए तो आप लोगों को ये पता हो कि ये वो एक्सरे है जो कि लोअर बावल जो है उनके लोअर बावल पोर्शन जो होते हैं उनको डिमोनिस्ट्रेट करने के लिए एक्सरे की जाती है। एक स्पेशल एक्सरे होता है। अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी इसको रेक्टोसील को डायग्नोज किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट के थ्रू भी किया जा सकता है। जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है इसके थ्रू भी किया जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? जनरली स्पीकिंग रेक्टोसील विद नो ऑब्वियस सिम्टम डजंट नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी जनरली अगर हम बताएं तो एक ऐसा रेक्टोसील जिसकी कोई वाज़ेह सिम्टम ना हो तो उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बट इट इज़ वाइज टू पे अटेंशन टू डाइट एंड अदर लाइफ स्टाइल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू कॉन्स्टिपेशन, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि अटेंशन दे डाइट पे, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स पे जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करें। ट्रीटमेंट ऑप्शन में इंक्लूड हाई फाइबर डाइट, जिनमें कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हाई फाइबर डाइट यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, 6 to 8 ग्लासेस पर डे यूज़ कर सकते हैं, यानी वाटर से जितना हो सके उतना ज़्यादा वाटर यूज़ करना चाहिए। जो लेग्जेटिव्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो लेग्जेटिव्स जो होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम स्टूल सॉफ्टनर्स भी कहते हैं, तो वो यूज़ किए जाए जिससे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है।
Instruction on how to help yourself pass a bowel motion. For example, you may be advised to gently press a finger against the rear wall of the vagina while toileting. यानी पेशेंट को इस तरह इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि अगर बावल मोशन कर रहा है, बावल मोशन हो रही है या स्टूल पास कर रहे हो, तो उस टाइम यानी जेंटली जो है एक फिंगर से जो रियर वेजिनल वाल है उस पर प्रेस किया जाए तो स्टूल जो है वो आसानी से पास हो सकता है। तो ये जो एडवाइस है ये पेशेंट को करना चाहिए ताकि उस प्रेशर की वजह से पेशेंट के लिए कोई मसला ना हो, उसकी रेक्टोसील ना बने। रिस्क फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स? इज़ इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, यानी वही रिस्क फैक्टर्स है जो कि सिस्टोसील के लिए होते हैं। यानी अगर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, डायरिया हो गया, प्रेगनेंसी है, सीवियर या क्रोनिक कफ है, तो इनकी वजह से प्रेशर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होती है। प्रीवियस सर्जरी अगर हो तो इसकी वजह से मसल्स की कंसिस्टेंसी वगैरह में फ़र्क आती है। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन अगर हो, यानी पेल्विक मसल जो है वो डिसफंक्शन है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से भी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाते हैं। साइकियाट्रिक डिजीज़ है, यानी मेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जिसकी वजह से इसके बहुत सारे यानी काजेज़ हो सकते हैं कि साइकियाट्रिक डिजीज़ की वजह से किस तरह रेक्टोसील हो सकती है। तो एक तो ये कि जो नॉर्मली जो ब्रेन की तरफ से मैसेजेस वगैरह जाते हैं यहाँ पे जो पेल्विक फ्लोर है इसके लिए, अगर उसमें कोई फ़र्क आ जाए तो मसल्स वगैरह वीक हो सकते हैं। इसके अलावा जो साइकियाट्रिक पेशेंट होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं फूड की जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है, जिसका प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से रेक्टोसील बन सकते हैं। या तो वो बिल्कुल जो है माल न्यूट्रिशन पे होते हैं, खाना वगैरह नहीं खाते जिसकी वजह से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो पेल्विक मसल जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से रेक्टोसील बन सकती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है स्टूडेंट्स? म्यूकोजल अल्सरेशन है, यानी जो म्यूकोजा लेयर है इसमें अल्सर्स बन सकते हैं। नेक्रोसिस ऑफ रेक्टल वाल की नेक्रोसिस हो सकती है, यानी वहाँ पे लोकल टिश्यू डेथ हो सकती है। द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आर ब्लीडिंग एंड डिहेसेंस एट द एनास्टोमोसिस, यानी जो मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जो है वो एक तो ब्लीडिंग है और दूसरा जो है डिहेसेंस एट द एनास्टोमोसिस है। स्टूडेंट्स, एनास्टोमोसिस किसे कहते हैं? जो सर्जिकल कनेक्शन होती है ना टू स्ट्रक्चर्स, यानी सर्जिकली जब टू स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट किया जाता है तो इस कनेक्शन को हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। अब डिहेसेंस किसे कहते हैं? डिहेसेंस इनकी, अब ये जो एनास्टोमोसिस है यानी सर्जरी के थ्रू ये जो दो कोनों को यानी टू एज जो है इनको एक साथ जोड़ा गया है, इसमें अगर पार्शियल या टोटल इनकी सेपरेशन हो, ये अलग अलग हो जाए, इसमें सेपरेशन आ जाए तो इसको कहते हैं कि ये डिहेसेंस है। यानी क्या होता है इसकी जब सर्जरी की जाती है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होता है जब भी सर्जरी की जाती है तो उससे एक तो ब्लीडिंग होती है और दूसरा ये जो एनास्टोमोसिस है यानी जिस तरीके से इनको सिया गया है, स्विचर लगाए गए हैं, फिर ये वाउंड जो है हील होने से पहले ही दोबारा इसमें जो है डिहेसेंस हो जाता है, दोनों दोबारा अलग हो जाते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है कि इसकी सर्जरी के बाद ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव रीअकरेंस रेट कैन बी हाई एज 20% रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर, यानी ऑपरेटिव प्रोसीजर जो भी हो उसके रिगार्डलेस, यानी जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर यूज़ किया जाए तो इसकी पोस्ट ऑपरेटिव रिकरेंस रेट जो है वो 20% तक होती है, इतनी हाई होती है। यानी पोस्ट ऑपरेशन के बाद सर्जरी करने के बाद ये दोबारा से हो सकती है चाहे ऑपरेटिव प्रोसीजर जो भी यूज़ किया जाए। तो इसकी ये कॉम्प्लिकेशंस कॉमन होते हैं कि एक तो सर्जरी के बाद जो एनास्टोमोसिस है, जो स्विचर किए गए हैं वो दोबारा डिहेसेंस हो जाते हैं और दूसरा ये कि ये रीअकर होती है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? हम लिख सकते हैं कि पेन है क्योंकि ट्रॉमा है, सर्जरी हुई है, टिश्यू ट्रॉमा है या सर्जरी हुई है। फ्लूइड लॉस है क्योंकि वोमिटिंग हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ब्लैडर की या जब यूट्रस की इनके फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं तो नाज़िया वोमिटिंग कॉमन होती है इस टाइम। स्ट्रेस है इस डिजीज़ से रिलेटेड। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट क्योंकि पुअर न्यूट्रिशन है, सही न्यूट्रिशन बंदा यूज़ नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल साइकियाट्रिक पेशेंट है।
यानी इसको साइकोलॉजी उसकी ठीक नहीं है, तो वो सही इंटेक नहीं कर रहा फूड की। अब इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? एनाल्जेसिक दे सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, एंटी इमेटिक ड्रग दे सकते हैं नोज़िया वोमिटिंग को रिलीव करने के लिए, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को ताकि उसकी जो एंजाइटी वगैरह है वो थोड़ा कम हो जाए। और इसके अलावा हम एजुकेट कर सकते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो इनटेक करें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये रेफरेंस है। इन रेफरेंस के थ्रू अगर आप रेक्टोसील को डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो इन रेफरेंस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ हमारा जो ये डिज़ीज़ था रेक्टोसील डिज़ीज़ नंबर 9 ये भी कंप्लीट हो चुकी। और अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब डिज़ीज़ नंबर 10 स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।